हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 7 को। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। फ्रेंड्स, याद कीजिए, जब हम इसके पहले के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जहां हमने मगध के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा की थी, तो वहां हमने पढ़ा था कि मगध का एक शक्तिशाली राजा था अशोक। उसके आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा था, बस हमने यही जाना था। तो चलिए इस चैप्टर में हम अशोक के बारे में अधिक जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें दो बातों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। पहला ये कि साम्राज्य क्या होता है और दूसरा ये कि सम्राट किसे कहते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य जिसमें बहुत सारे नगर थे उसे साम्राज्य कहा जाता था, यानी कि ये राज्यों से बड़ा होता था। यानी कि जो साम्राज्य होता था वो राज्य के मुकाबले अधिक बड़ा होता था, और साम्राज्य पर जो व्यक्ति शासन करता था उसे हम सम्राट कहते थे। जैसे कि राज्य में शासन करने वाले व्यक्ति को हम राजा कहते थे, उसी प्रकार याद रखिएगा कि साम्राज्य में शासन करने वाले व्यक्ति को सम्राट कहते थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे मौर्य वंश के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अभी तो आप चैप्टर में देखिए कि अशोक के बारे में हमें पढ़ना है, फिर हम ये कहने लगे कि चंद्रगुप्त मौर्य था। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अशोक के दादाजी थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी आज से 2300 वर्ष पहले। किसकी सहायता से स्थापना की थी मौर्य वंश की? चाणक्य या कौटिल्य, इनकी सहायता से। चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम है। ये इनका मंत्री था जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा, तो आप जानते हो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? इसी चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। अगर हमसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो हम बताएंगे चाणक्य या कौटिल्य। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उसमें से कुछ प्रमुख नगर की श्रेणी में आते थे, जैसे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था वो मौर्य वंश की राजधानी थी, यानी मौर्य वंश का जो साम्राज्य था उसकी एक राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसमें और भी बहुत सारे प्रमुख नगर थे, जैसे कि उज्जैन, तक्षशिला और भी थे, लेकिन ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब हम उज्जैन के बारे में थोड़े बहुत जानते हैं। उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, यानी कि उज्जैन कहाँ पड़ता था? अगर हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते थे तो उस रास्ते में हमें उज्जैन मिलता था, और उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने के रास्ते के बीच में हमें तक्षशिला मिलता था। यानी कि अगर हमें उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया की ओर जाना हो तो हम किस रास्ते से जाएंगे? तक्षशिला के रास्ते जाएंगे। तो ये प्रमुख बातें हैं, आपको ये याद रखना है। अब हम जानते हैं वंश। आप लोग हमेशा वंश के बारे में सुनते होंगे, आखिर ये वंश होता क्या है? तो देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। यानी कि एक ही परिवार का बहुत सारा सदस्य उसका राजा बनते रहे तो उसे हम वंश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, जिसमें से कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। अभी मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि वंश किसे कहते हैं। सीधा सा मतलब है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा है मौर्य वंश। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग मौर्य वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बने थे, इसीलिए हम लोगों ने उसे मौर्य वंश कहा। अब हम जानते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था। देखिए, जो ये मौर्य वंश का जो क्षेत्र था वो राज्य नहीं था बल्कि वो साम्राज्य था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। तो अब हम जानते हैं कि राज्य और साम्राज्य में क्या क्या भिन्नताएँ थी। तो अभी हमने ऊपर साम्राज्य की डेफिनेशन पढ़ा था, तो
तो और भी भिन्नताएं क्या क्या हैं जो हम जानते हैं। रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत। अब ये लाजमी सी बात है कि अगर राज्य से बड़ा है साम्राज्य तो उसकी रक्षा के लिए ज़्यादा सेनाओं की आवश्यकता होगी, यानी कि राज्य के मुकाबले साम्राज्य की रक्षा हेतु अधिक सेना की ज़रूरत पड़ती थी। सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत। अब तो संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनका राज्य बड़ा है, उन्हें ज़्यादा क्षेत्र पे को अपने नियंत्रण में रखना है, बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना है, तो उनकी संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ेगी। टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत, चूँकि उनका क्षेत्र बढ़ चुका है तो अब उन्हें अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी कर इकट्ठा करने के लिए। और आपको तो पता है कि कर क्यों इकट्ठा की जाती थी, क्योंकि सेनाओं को वेतन देना होता था और भी बहुत सारे कार्य होते थे जिसके बदले राजा उन्हें वेतन दिया करते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। अभी हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें जानना होगा कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो कैसा था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जासूस अधिकारियों पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो कि राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है संदेशवाहक, तो इसका क्या काम होगा। राजा ने जो भी संदेश को लागू किया होगा वो ये लोगों को घूम घूम कर पहुंचाता होगा कि राजा का ये नियम लागू हुआ है, आपको इसे फॉलो करना है। अर्थात राजा के संदेशों को जो लोगों को घूम घूम कर पहुंचाता था उसे हम संदेशवाहक कहते थे। राजा ने बहुत सारे जासूस भी छोड़ रखे थे जिनका काम होता था अधिकारियों पे नज़र रखना, यानी कौन सा अधिकारी सही से काम कर रहा है या वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसकी निगरानी कौन करता था, जासूस करता था। और वो जासूसी करके किसको बताता था, राजा को बताता था। और राजा इसके बाद कार्रवाई करते थे कि उसके साथ क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जो भी संदेशवाहक या फिर जासूस थे या फिर जो भी अन्य अधिकारी थे उन सबसे ऊपर सम्राट होते थे जो कि राज्य परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखते थे। राजा या सम्राट अकेले तो नियंत्रण नहीं रख सकते ना उतने बड़े क्षेत्र पे, तो वो अपने लिए किसकी सहायता लेते थे, राज्य के लोगों की सहायता लेते थे, परिवार की सहायता लेते थे और फिर उनके जो वरिष्ठ मंत्री होते थे उनकी सहायता लेते थे। और इन सब की सहायता से वो अपने क्षेत्र पर, अपने साम्राज्य पर नियंत्रण रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे जहाँ राजकुमारों को अक्सर राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अब साम्राज्य में जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत होते थे, जैसे कि हमने तक्षशिला, पाटलिपुत्रा के बारे में पढ़ा था, उज्जैन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे जो भी छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रांत होते थे वहाँ पे क्या किया जाता था, राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। कहने का तात्पर्य है कि जो सम्राट होते थे तो सम्राट के जो भी पुत्र होते थे तो उनके पुत्र को उन क्षेत्रों में गवर्नर यानी राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था और वे उन क्षेत्र की देख रेख करते थे, यानी उस पर नियंत्रण रखते थे कि वहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अभी हम लोगों ने जाने कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, चाणक्य। और उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उससे हमें पता चला है कि जो उत्तर पश्चिम भाग था वो कंबल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था और जो दक्षिण भारत था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस पॉइंट को भी माइंड में रखेंगे। पाटलिपुत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था। जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र राजधानी थी और जो भी राज्य और साम्राज्य का मुख्य भाग होता है सब कुछ राजधानी में स्थापित होता है। तो जो पाटलिपुत्र थी यानी कि जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वहाँ पर राजा का यानी सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अब देखिए यहाँ पे एक टाइटल आता है नजराना। तो नजराना अगर हमसे पूछे कि नजराना क्या होता है तो हम सिंपल से बताएंगे अनियमित रूप से इकट्ठा, यानी कि इसे अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है, वो भी जिद्दी करके नहीं कि आपको ये देना ही है। लोग अपनी स्वेच्छा से नजराना देते थे। अब वो स्वेच्छा से कुछ भी दे, या तो वो पैसे दे या तो वो क्या कहते हैं, अगर वो जानवर पालन करते हैं तो वो जानवरों को दे या फिर कुछ भी उनके पास जो भी है वो स्वेच्छा से देते थे। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी कि आपको ये चीज़ देना ही है। लेकिन कर जो था वो नियमित रूप से इकट्ठा होता था और ये अनिवार्य था। यानी कि नजराना और कर में क्या अंतर होता था, नजराना अनिवार्य नहीं था, लोग स्वेच्छा से देते थे और जो मर्जी होता था वो देते थे। लेकिन जो कर था वो नियमित रूप से इकट्ठा होता था और इसके लिए फिक्स होता था कि आपको एज अ कर के रूप में यही चीज़ देनी है। तो यही अंतर है नजराना और कर में। तो
आप इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी कि मेगास्थनीज जो था वो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पहले क्या होता था कि जो दूसरे देशों के राजा होते थे वो अपने राजदूत भेजा करते थे दूसरे राजा के आधिकारिक क्षेत्र में। तो उसी तरीके से जो निकेटर था वो चंद्रगुप्त के दरबार में अपने राजदूत को भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने यहाँ का विवरण प्रस्तुत किया है। चूँकि वो यहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो रहा था, तो उसने यहाँ की जो जो रीति रिवाज, यहाँ के कायदे कानून को उसने देखा था, उसका विवरण प्रस्तुत किया है। फ़िलहाल अभी हम उसके विवरण के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या लिखा है, क्योंकि अभी हम क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमें उतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं लेनी है। हमें क्लास 6 के बच्चे की तरह थोड़ी बहुत जानकारियाँ दी जा रही है। फिर हम अगले चैप्टर में जाएंगे, अगले क्लास में जाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप ये मत सोचना कि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको सब चीज़ की जानकारियाँ दे दी जाएंगी। क्योंकि आप ध्यान रखो कि आप क्लास 6 की बुक को पढ़ रहे हो, तो एक क्लास 6 के बच्चे को जितनी नॉलेज होनी चाहिए उसी के हिसाब से उस बुक में आपको नॉलेज दी हुई है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अशोक मौर्य वंश के पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा थे, बिंदुसार भी थे, और भी अन्य राजा हुए होंगे, लेकिन उनमें से अशोक पहला राजा था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख कठोर सतह पे लिखा जाता था। तो ये राजा था, उसने क्या किया था अशोक ने, इसने अभिलेखों का सहारा लिया था लोगों तक संदेश पहुंचाने में। यानी कि उसे जो भी लोगों को बताना होता था वो क्या करता था, अभिलेख पे लिखवा देता था, उसे जगह जगह लगवा दिया जाता था। अब राजा तो हर जगह नहीं जा सकता था, लेकिन लोग क्या करते थे, उन अभिलेखों को पढ़ करके समझ जाते थे कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है, राजा का ये संदेश है। और उसने जो अधिकतर अभिलेख लिखवाए थे वो प्राकृत भाषा में लिखवाए थे, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। हम लोग बार बार समझ रहे हैं कि प्राकृत भाषा का उपयोग क्यों किया जा रहा है। अब मैं नहीं बताऊंगी कि ये क्यों किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि प्राकृत भाषा सामान्य लोगों द्वारा बताया जाता था, सामान्य लोग इसका उपयोग करते थे, तो प्राकृत भाषा के माध्यम से लोग आसानी से उनके संदेश को समझ सकते थे, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अब देखिए, उनके अभिलेख से हमें क्या क्या ज्ञात हुआ है। उनके अभिलेख से हमें बहुत सारी चीज़ें ज्ञात हुई है, लेकिन उसमें से जो मुख्य बातें हैं वो भी हमें बताया जा रहा है कि राजा बनने के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग विजय की। यानी कि अशोक जब राजा बना 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पे विजय प्राप्त किया। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, यानी कि आज हम जिसे उड़ीसा के नाम से जानते हैं उसका प्राचीन नाम क्या था, कलिंग। और उसी पर राजा ने अपने 8वें वर्ष में विजय हासिल की थी। युद्ध में हिंसा व खून खराबे को देखकर अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजा क्या करते थे, पहले युद्ध करते थे। अगर उन्हें दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करना होता था तो वे उस क्षेत्र के राजा के साथ युद्ध करते थे। और आप तो जानते हो कि जब भी युद्ध होगा तो लोगों की मृत्यु होगी, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते थे, बहुत सारी औरतें विधवा हो जाती थी, बहुत सारे जो बच्चे होते थे वो अनाथ हो जाते थे। तो जब अशोक ने कलिंग जीता और जीतने के पश्चात जब उसने देखा कि इस युद्ध में तो बहुत सारे लोग मारे गए, इतना ज़्यादा खून बहा, तकरीबन लाखों लोग मारे गए थे इस युद्ध में, तो वहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर क्या मतलब है इतने सारे लोगों को मार देने का, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो युद्ध का त्याग कर देता है। जैसा कि हमने हेडिंग में पढ़ा था, एक अनोखा राजा जिसने युद्ध का परित्याग कर दिया। तो अब आपको समझ में है कि अशोक ने युद्ध का परित्याग क्यों किया, क्योंकि जब उसने कलिंग विजय हासिल की तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बिना मतलब के मारे गए। अगर ये युद्ध नहीं होता तो लोग नहीं मरते, लेकिन युद्ध का परिणाम ही है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु। इस वजह से उसने युद्ध का परित्याग कर दिया। इसके साथ ही अशोक पर बुद्ध के उपदेशों का भी प्रभाव पड़ा था। हमने बुद्ध के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में, हमने महावीर के बारे में भी पढ़ा था। तो अशोक को उस युद्ध ने तो परिणाम दिया ही कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही जो बुद्ध का उपदेश था उसने भी अशोक को प्रभावित किया युद्ध ना करने की। तो देखिए, इसी से प्रेरणा लेकर अशोक ने एक नया धम्म चलाया। धम्म संस्कृत शब्द का
धर्म जो है उसका प्राकृतिक रूप है। यानी कि किसी से प्रेरणा लेकर इससे कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, साथ ही गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उसने अपना एक नया धर्म चलाया। और ये जो धर्म है ये धर्म का ही प्राकृतिक रूप है। संस्कृत में हम लोग इसे धर्म कहते हैं और प्राकृत भाषा में हम लोग इसे धम्म कहते हैं। तो अशोक ने धम्म चलाया। अशोक ने जो धम्म चलाया था उसमें ये नहीं था कि आप किसी देवी देवता की पूजा करो। उस अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना था, ना ही किसी कर्म कांड की आवश्यकता थी। बस आप ये मान के चलो कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा की देख रेख करे, उन्हें निर्देश दे। देखिए राजा अशोक ने जो धम्म चलाया उसमें उसने बस यही कहा कि हमें इसके अंतर्गत कोई पूजा पाठ नहीं करना है, हमें देवी देवताओं को नहीं पूजना है, ना ही हमें कोई कर्म कांड करना है, बल्कि हमें इस तरीके से जीवन का पालन करना है। और फिर राजा का जीवन इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि पिता अपने बच्चों को देखभाल करता है, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, उसकी रक्षा करता है, उसका ख्याल रखता है, उसी प्रकार एक राजा को अपने प्रजा के प्रति होना चाहिए। जैसे एक पिता अपने बच्चों के प्रति होता है, उसी प्रकार जो राजा है उसे अपने प्रजा के लिए एक पिता के समान होना चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए और उन्हें सही गलत का निर्देश देना चाहिए कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। अशोक ने धम्म महात्म्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभों पर भी खुदवा दिए। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया कि राजा के संदेश को वे उन व्यक्तियों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि महावीर थे, बुद्ध थे, तो उन्होंने भी क्या किया था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था घूम घूम कर। तो अशोक चूँकि सम्राट था तो और उसने भी एक धम्म चलाया था, तो इसने क्या किया, इसने धम्म महात्म्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की और उनका कार्य था कि वो अशोक ने जो धम्म चलाया था उसकी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाए, घूम घूम कर उसका प्रचार प्रसार करे और लोगों को बताए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, और भी जो उसके धम्म की अच्छी अच्छी बातें थी उसे वो लोगों तक पहुंचाए इधर उधर घूम करके। साथ ही राजा ने क्या किया था, उसने कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दिया था। यानी उसके धम्म की जो मुख्य बातें थी उसने शिलाओं पर भी खुदवा दिया था, बहुत जगह स्तंभों पर भी लिखवा दिया था, ताकि वहाँ के लोग उसे पढ़ सके और उसे अपने जीवन में उतार सके और युद्ध ये सब का परित्याग करे। और जो भी अच्छी बातें हैं जैसे कि अपने धर्म का तारीफ़ करना और दूसरे धर्म की बुराई करना, ऐसी बहुत सारी बातें थी जो अशोक ने अपने धम्म में बताया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, धम्म महात्म्य की नियुक्ति की थी। और किस लिए की थी, ताकि वे अशोक द्वारा चलाए गए धम्म का प्रचार प्रसार कर सके। और इसने अपने अधिकारियों को ये भी बोल रखा था कि आप उन व्यक्तियों को भी इन शिलाओं पर लिखे संदेशों को पढ़कर सुनाएंगे जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते थे। यानी ऐसे लोग जिनको पढ़ना नहीं आता था, उसके लिए भी अशोक ने एक नियम बना रखा था कि जो उनके अधिकारी थे वो उनको पढ़कर सुनाएंगे, ताकि उनके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति या फिर कहीं का भी कोई व्यक्ति इस शिक्षा से वंचित न रह जाए, उन्हें इसके बारे में जानकारी हो और वो इसे फॉलो कर सके। अशोक ने धर्म के प्रचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी राजदूत भेजे। ऐसा नहीं था कि अशोक ने सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही अपने धर्म को सीमित रखा, बल्कि उसने दूसरे स्थानों पर भी, जैसे कि उसने राजदूत भेजे श्रीलंका में, ग्रीस में, सीरिया में, मिस्र में। तो अशोक का कहने का मतलब था कि वो बस अपने क्षेत्र तक ही अपनी शिक्षा को सीमित नहीं रखना चाहता था, वो उससे जितना बन पड़ा उसने दूसरे देशों में भी अपने राजदूत को भेजे और उनके द्वारा अपने शिक्षाओं का, अपने धर्म का प्रसार करवाया, ताकि जितने भी लोग हैं सभी युद्ध का परित्याग करें। कहने का मतलब है कि वो उसकी शिक्षा को अनुसरण करें अपने लाइफ में। अशोक ने और भी क्या बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, जगह जगह विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। उसने मनुष्यों की चिकित्सा की तो व्यवस्था की ही थी, लेकिन उसने जानवरों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की। तो हम इससे सोच सकते हैं कि अशोक वाकई एक महाराजा था। अशोक सच में उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था और वो अब पहले वाला सम्राट नहीं था, अब वो पहले से बदल चुका था। उसने युद्ध का परित्याग कर दिया था और वो अब अच्छी अच्छी बातें लोगों को भी सिखा रहा था, ताकि लोग भी कुछ गलत काम ना कर सकें। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।
हमने इसके पहले पढ़ा था कि इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, 2300 वर्ष पहले की थी। लेकिन इस साम्राज्य का पतन हो गया आज से 2200 साल पहले। और भी इस साम्राज्य के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, चूँकि हम क्लास 6 की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हमें एज अ क्लास 6 के बच्चे की तरह ही जानकारी मिलेगी इसमें। तो चलिए इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अशोक के बारे में पढ़ा, हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि मौर्य वंश में कौन कौन से महान शासक हुए, हमने ये जाना कि साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर होता है, हमने एक राजा और सम्राट के बीच के अंतर को जाना, हमने ये जाना कि अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और कैसे उसने युद्ध को त्याग के एक नए धर्म को चलाया, कैसे उसने लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई और पूरे साम्राज्य में, अपने साम्राज्य के साथ अन्य देशों में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।